कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के सारे भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। सलोनी ने अपनी माँ को देख करके अपना दुख और अपने आंसू दोनों ही छिपाने की बहुत कोशिश की, पर ना जाने फिर भी उसकी माँ ने जैसे ही सलोनी का हाथ पकड़ा वैसे ही सलोनी अपनी माँ के गले से लग करके फूट फूट करके रोने लगी। और उसका ये रोना देख करके उसकी माँ रेणुका और बुआ दोनों ही बहुत घबरा गए कि अचानक से सलोनी को क्या हो गया। तभी बुआ जी और रेणुका के मन में ख्याल आया कि कहीं कुणाल को तो कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से सलोनी इतनी दुखी हो। तभी बुआ ने सलोनी को अपने गले लगाते हुए कहा कि क्या हुआ सलोनी, तू ऐसे क्यों रो रही है? कुणाल तो ठीक है ना? फिर बुआ ने सलोनी को एक गिलास पानी पिलाया और अपने पास बिठाया और उसे शांत कराते हुए बोली कि क्या बात है सलोनी, तेरे जैसे हिम्मती लड़की को ऐसे रोता देख करके मेरी और तेरी माँ का दोनों की ही जान निकल रही है। बता बेटी क्या बात है? बुआ की बात सुन करके सलोनी अपने दुख से थोड़ा बाहर आई और उसने अपने आप को संभाला और फिर कहा कि कुणाल तो ठीक हैं, पर गौरी। तभी रेणुका जी ने परेशान होते हुए कहा कि क्या हुआ गौरी को? फिर सलोनी ने कहा कि गौरी घर छोड़ करके चली गई। और फिर सलोनी ने गौरी के घर आने से लेकर के घर छोड़ करके जाने तक की सारी बात अपनी माँ और बुआ जी को बताई, जिसे सुन करके रेणुका जी तो अपना होश ही नहीं संभाल पाई और वो चक्कर खा करके गिर गई। सलोनी ने तुरंत ही अपनी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे रेणुका जी को होश आया और उन्होंने होश में आते ही अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिसे देख करके सलोनी और बुआ जी दोनों ही बहुत घबरा गए। पर रेणुका ने अपने आप को लगातार थप्पड़ मारे जा रही थी। फिर सलोनी और बुआ जी ने रेणुका को संभाला और उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये गौरी की गलती है, इसके लिए आप खुद को क्यों सजा दे रही हैं? तब रेणुका ने कहा कि नहीं सलोनी, ये गौरी की नहीं बल्कि मेरी परवरिश की गलती है, जो मैंने उसे सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझाया। बस बचपन से ही उसके अंदर काले और गोरे की दीवार बनती चली गई, जिससे उसने अपनी सुंदरता का इतना नाजायज फायदा उठाया कि उसने अपनी ही सगी बहन के पति के साथ ही। छी, मुझे तो आज घिन आ रही है कि मेरी कोख में गौरी जैसी औलाद 9 महीने रही है। काश मुझे पता होता कि जिस औलाद को मैं अपनी ममता और प्यार से बड़ा कर रही हूँ वही औलाद एक दिन मेरा मुंह काला कर देगी, तो मैं पैदा होते ही उसका गला दबा देती। कम से कम उसकी वजह से ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। और फिर रेणुका जोर जोर से रोने लगी। तभी बुआ जी ने रेणुका को संभालते हुए कहा कि देख रेणुका, जो होना था वो तो हो गया, अब जो सामने है हमें उसका सामना करना होगा। और अभी हमारे सामने हमारी दूसरी औलाद है जिसका रिश्ता बहुत खतरे में है, क्योंकि सलोनी अभी भी कुणाल की पत्नी और देव आहूजा के घर की बहू है। रेणुका ने परेशान होते हुए सलोनी की तरफ देखा और कहा कि अब तू क्या करेगी सलोनी? क्या तू कुणाल जी को छोड़ देगी? क्या गौरी की गलती की सजा तू कुणाल को देगी? सलोनी ने कहा कि माँ, सिर्फ गौरी की गलती नहीं है, इसमें कुणाल की भी बराबर की गलती है। अगर वो नहीं चाहते तो मैं जब उनकी पत्नी हो करके उनके बिस्तर पर नहीं गई तो गौरी कैसे चली जाती? इसलिए मेरी नज़रों में गौरी से ज्यादा कुणाल गुनहगार है। बुआ जी ने सलोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि सलोनी, तेरा जो भी फैसला होगा उसमें मैं तेरे साथ हूँ। पर बेटी, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार कुणाल के अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों के बारे में सोच लेना, क्योंकि एक बार अगर तूने फैसला ले लिया तो वो फिर बदलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए फैसला ऐसा लेना जिससे किसी की सजा का भुगतान किसी और को ना करना पड़े, और साथ ही इंसाफ ऐसा ना हो कि इंसाफ सिर्फ एक के साथ हो और दूसरे को सजा मिले। सलोनी ने बुआ की बात को बहुत ही गहराई से बहुत देर तक बैठ करके सोचा और अचानक ही उठ करके जाने लगी। तभी रेणुका जी ने सलोनी को रोकते हुए कहा कि सलोनी बेटी, खाना लग गया है, कुछ खा ले।
तभी सलोनी ने कहा कि नहीं माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी रेणुका जी ने कहा कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो। तब बुआ जी ने रेणुका के इशारे से सलोनी को रोकने से मना किया और कहा कि सलोनी, तेरा अभी यहाँ से जाना ही सही होगा। तू जा बच्ची और अपना रास्ता खुद चुन। फिर सलोनी वहां से अपने घर के लिए चली गई, पर रेणुका जी बहुत ज्यादा परेशान थी। और होती भी क्यों नहीं, आखिर माँ का दिल है, अपनी औलाद को दुखी देख करके चिंता तो करेगा ही। बुआ जी ने रेणुका को समझाते हुए कहा कि तू परेशान मत हो रेणुका, सलोनी बहुत ही समझदार लड़की है। वो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे तुझे या फिर खुद सलोनी को ही बाद में पछताना पड़े। रेणुका ने कहा कि मैं जानती हूँ जीजी, पर अनजाने में ही सही, पर कुणाल ने जो गलती की है वो एक पत्नी के साथ की है। उसका इंसाफ भी एक पत्नी को ही करना होगा, ना कि हमारी बेटी सलोनी को। मुझे तो बस इस बात का डर है कि हमारी बेटी सलोनी कहीं एक पत्नी के रूप में कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोई भी पत्नी अपने पति को अपने ही घर के अपने ही बिस्तर पर किसी गैर लड़की के साथ नहीं देख सकती, ऊपर से वो लड़की उसके पति के बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। नहीं जीजी, मेरी सलोनी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे लेगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जीजी ने रेणुका को समझाते हुए कहा कि तू भरोसा रख रेणुका, मुझे भी सलोनी पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेगी सोच समझ करके करेगी, और अगर उसने कुणाल को छोड़ने का भी फैसला कर लिया हो तो भी मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि एक औरत को किसी भी मर्द के साथ अपनी मर्जी और खुशी से रहना चाहिए, ना कि किसी मजबूरी या दबाव में, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते, या फिर इन रिश्तों को निभाने वाले लोग। सलोनी अपने घर पहुंच चुकी थी और वो सीधा कुणाल के कमरे की तरफ गई। इधर कुणाल सलोनी को ही बार बार याद कर रहा था कि सलोनी कब उसके पास वापस लौट करके आ जाए। क्यों क्योंकि सलोनी कहाँ गई थी ये कुणाल को भी नहीं पता था। वो तो अकेले कमरे में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कहीं सलोनी उसे छोड़ करके हमेशा के लिए ना चली गई हो। सलोनी जैसे ही कुणाल के सामने गई तो कुणाल की आंखें सलोनी को देख करके भर आई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देख करके सलोनी भाग करके कुणाल के पास गई और उसके सीने से लग गई। सलोनी को अपने सीने से लगा देख करके कुणाल अब अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी सलोनी को बहुत जोर से पकड़ लिया और रोते रोते कहने लगा कि क्या ये सच है सलोनी कि तुम वापस लौट आई हो मेरे पास? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है सलोनी? क्या अब तुम मुझे और इस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाओगी? सलोनी भी अब कुणाल को ऐसा रोता देख करके रोने लगी और उसने भी कुणाल को जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद नहीं जानती कुणाल कि मैंने आपको माफ किया या नहीं, पर मेरे मन में अचानक ही मुझे आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। और ये सच है कुणाल कि मैं अब आपको और इस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। मेरे अंदर आज भी आपकी गलती के लिए गुस्सा भरा हुआ है, पर मेरा दिल ना जाने क्यों बार बार ये कहता है कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, और इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहती। पर अगर ये सच भी है तो मैं आपको आपकी इस गलती के लिए भी अपनाती हूँ, क्योंकि प्यार का दूसरा मतलब यही होता है कि आप जिससे प्यार करो आप उसे सिर्फ उसकी अच्छाई पर ही नहीं बल्कि उसकी गलती पर भी साथ खड़े हो, और मैं आपके साथ हर हालातों में हूँ। ये सुनकर के कुणाल और सलोनी दोनों ही एक दूसरे के गले लग करके रोते रहे। अगली सुबह सलोनी के लिए बहुत खास थी, क्योंकि सलोनी की जिंदगी में प्रॉब्लम तो अभी भी थी, पर अब सलोनी के पास उसके पति कुणाल का साथ था। अब सलोनी पहले से भी ज्यादा कुणाल का ध्यान रखने लगी और कुणाल भी सलोनी को अपने पास देख करके बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे सलोनी की मेहनत रंग लाने लगी और कुणाल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो अब बिना किसी सहारे के अपने पैरों से चलने फिरने लगा था। सलोनी और कुणाल दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और अब कुणाल फिर से ऑफिस भी जाने लगा। इसी बीच सलोनी का जन्मदिन भी आ गया, पर सलोनी ने अपने जन्मदिन की बात कुणाल को नहीं बताई और कुणाल ने कभी सलोनी से ज़्यादा बात ही नहीं की जिससे उसे सलोनी के जन्मदिन के बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए उसे भी इस बारे में
कुछ पता नहीं था, लेकिन कुणाल को ऑफिस के ही कुछ काम से बाहर एक होटल में जाना था। और जब कुणाल अपनी मीटिंग खत्म करके होटल से लौट रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखी। तो कुणाल ने सोचा कि भगवान, मैं अब ठीक हूँ और मेरी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक है, तो मुझे भगवान के मंदिर जा करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर कुणाल मंदिर की तरफ चला गया। कुणाल को मंदिर जा करके सलोनी की माँ रेणुका और बुआ जी मिली, जो भगवान के आगे अपना माथा टेक रही थी। कुणाल ने तो ध्यान नहीं दिया, पर सलोनी की माँ रेणुका ने कुणाल को देख करके बुआ जी को तुरंत बताया। अब रेणुका और बुआ जी सलोनी और कुणाल के बीच रिश्ता कैसा था ये नहीं जानती थी, क्योंकि सलोनी ने कभी भी इस बारे में नहीं बताया था। इसलिए रेणुका और बुआ जी ने सोचा कि कुणाल आज सलोनी के जन्मदिन की शुभकामना के लिए यहाँ सलोनी के लिए मंदिर आया है। इसलिए रेणुका जी ने जा करके तुरंत ही कुणाल को कहा कि बेटा सलोनी नहीं आई। कुणाल कुछ कहता कि तभी बुआ जी बोल पड़ी कि रेणुका, तू भी कैसी बातें कर रही है। अब हमारे दामाद जी अपनी पत्नी के जन्मदिन की प्रार्थना सलोनी से छिप करके ही करेंगे ना, क्यों है ना दामाद जी, बुआ ने कुणाल को छेड़ते हुए कहा। तब कुणाल को पता चला कि आज सलोनी का जन्मदिन है, पर कुणाल भगवान के मंदिर में था और वो भगवान के सामने और झूठ नहीं बोलना चाहता था। इसलिए उसने सलोनी की माँ और बुआ जी को अपनी और सलोनी की शादी के दूसरे दिन से लेकर के अब तक की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर के रेणुका और बुआ जी हैरानी से कुणाल की तरफ देखते रहे। कुणाल की बातें सुन करके रेणुका जी ने कहा कि अब समझ में आया जीजी कि हम जब भी कुणाल के बारे में सलोनी से पूछते थे तो वो हर बार बहाने क्यों बना देती थी। ये सुन करके कुणाल ने कहा कि क्या सलोनी ने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने आज तक जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बारे में। तब बुआ जी ने कहा कि कुणाल बेटा, मैं तो नहीं जानती कि तुमने हीरे को कोयला कैसे समझ लिया, पर हमारी सलोनी हीरे से भी ज्यादा कीमती है बेटा। हर वक्त हीरे की चमक से ही उसकी पहचान नहीं की जाती है, क्योंकि असली हीरा तो जमीन के अंदर धूल और मिट्टी में ही छिपा रहता है। उसे ढूंढ करके फिर जौहरी उसमें चमक लाता है। इसलिए कहते हैं कि असली हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही को ही होती है। शायद तुम भी सलोनी के रंग से उसकी असली चमक को नहीं देख पाए और उसे इतनी तकलीफ दे दी, और बदले में हमारी सलोनी बिटिया हमेशा ही तुम्हारा गुणगान करती रही और सब कुछ चुपचाप सहती रही। तभी कुणाल, रेणुका और बुआ जी दोनों के ही पैर पकड़ करके माफी मांगने लगी। और ये देख करके रेणुका ने तुरंत ही कुणाल को ऊपर उठाया और कहा कि दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुआते, बल्कि उनके पैर छूते हैं। तभी कुणाल ने कहा कि जो हरकत मैंने की है उसके बाद मैं दामाद कहलाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। पर मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जो खुशी और सुख मैंने आज तक सलोनी को नहीं दिया था, अब मैं सब कुछ दूंगा। अब मेरे लिए सलोनी क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि सलोनी ने मेरे इतनी गलतियों के बाद भी मुझे माफ़ कर दिया। आपने ठीक ही कहा है बुआ जी कि अक्सर हम असली हीरे को मिट्टी या धूल में जमा देख करके उसे कांच समझ लेते हैं और उसकी कीमत भी 2 कौड़ी की नहीं समझते। लेकिन आज सलोनी का जन्मदिन है, ये जानने के बाद अब मैं उसके जन्मदिन में कोई कमी नहीं रहने दूंगा और आज उसे जितना हो सकेगा उतना खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये सुन करके रेणुका और बुआ जी को बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी इस्माइल भी आ गई और उन दोनों ने कुणाल को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। कुणाल ने एक बार फिर भगवान को धन्यवाद किया कि उन्होंने सलोनी का जन्मदिन कुणाल तक पहुंचाया और फिर कुणाल ने भी अपना माथा टेका और घर की तरफ निकल गए। कुणाल ने घर आते ही सलोनी से कुछ नहीं कहा और जा करके सीधा अपने कमरे में चला गया और शाम की सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने लगा। सलोनी अपने घर के काम में व्यस्त थी और कुणाल शाम की तैयारी में। सलोनी बार बार कुणाल के पास आती और कुणाल हर बार ही सलोनी को इग्नोर कर देता। ये देख करके सलोनी को अब कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगा कि पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। जब भी मैं इनसे बात करने जाती हूँ ये या तो सुनते नहीं हैं या फिर फोन में बिजी हो जाते हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता है कि आज मेरा जन्मदिन है और ये आज ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो अब मैं भी इनके पास नहीं
जाऊंगी। कुणाल जानबूझ करके सलोनी को इग्नोर कर रहा था जिससे वो शाम की तैयारी कर सके, क्योंकि अगर सलोनी को थोड़ी भी भनक लगती तो उसे मालूम हो जाता कि कुणाल को उसके जन्मदिन के बारे में पता चल गया है और फिर कुणाल का सारा सरप्राइज खराब हो जाता। शाम ढलने लगी थी और रात भी होने लगी थी और सलोनी छत पर खड़ी हो करके आज अपने पापा को याद कर रही थी कि तभी पीछे से कुणाल आया और उसने सलोनी की आंख अपने हाथों से बंद कर दी। सलोनी ने घबरा करके कहा कि कौन है? तब कुणाल ने कहा कि अरे डरो मत, मैं ही हूँ। तभी सलोनी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तब कुणाल ने कहा कि अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है तुम्हारे साथ, बल्कि अब करने वाला हूँ। तब सलोनी ने हैरान होते हुए कहा कि क्या मतलब है इसका? तब कुणाल ने कहा कि तुम अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और अपने पति का हुक्म मानो, समझी? सलोनी ने कहा कि ठीक है, बोलिए क्या करना है मुझे। कुणाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो बिना किसी सवाल जवाब के। फिर कुणाल सलोनी की आंखें बंद करके उसे अपने रूम तक ले आया और उसने सलोनी की आंखों से अपना हाथ हटाया और सलोनी के कान में धीरे से जा करके कहा कि तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। और फिर जैसे ही सलोनी ने अपनी आंखें खोली तो सलोनी ने देखा कि पूरा कमरा गुलाबों के फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ है और दीवार की हर तरफ बस सलोनी और कुणाल की शादी की तस्वीर लगी हुई है और एक जगह लिखा हुआ था आई लव यू सलोनी। ये सब देख करके सलोनी की आंखें भर आई और वो हर चीज को पास से जा करके छूने लगी और फिर पलट करके कुणाल की तरफ देखा और उसके गले से लग करके रोने लगी और कहने लगी कि ये कोई सपना तो नहीं है ना कुणाल? क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब कुछ सच में मेरे लिए है? तब कुणाल ने कहा कि सब कुछ। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है सलोनी, चलो अब जल्दी से केक काटो अपने बर्थडे का। फिर सलोनी और कुणाल ने मिल करके केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। फिर कुणाल ने कहा कि अब तुम्हारे गिफ्ट की बारी है, तो चलो मैडम ये लो अपना गिफ्ट। सलोनी ने गिफ्ट खोल करके देखा तो उसमें वही सेक्सी ड्रेस थी जो गौरी ने सलोनी को सबके आने पर पहनाई थी। और ये देख करके सलोनी ने कुणाल से कहा कि ये ड्रेस नहीं नहीं कुणाल, मैं ये नहीं पहनूंगी। एक बार गलती से पहना था तो कितना तमाशा हुआ था, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। तभी कुणाल ने कहा कि तब तुमने गलती से नहीं गलत फहमी में पहना था और अब ये ड्रेस मैं तुम्हें सच में पहना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी सलोनी की सारी खूबसूरती देख लेना चाहता हूँ। कुणाल ने ये बात बड़े रोमांटिक अंदाज में सलोनी से कही जिसे सुन करके सलोनी शर्मा गई और ड्रेस पहनने चली गई। थोड़ी ही देर में सलोनी वो ड्रेस पहन करके बाहर आई और कुणाल ने जैसे ही सलोनी को देखा तो वो देखता रह गया और फिर वो सलोनी के पास गया और सलोनी को अपनी ओर खींच करके बहुत ही करीब से देखने लगा। इतने करीब से कि कुणाल के छूने से सलोनी की बढ़ी हुई सांसें और धड़कनें कुणाल बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। फिर कुणाल ने सलोनी के कान के पीछे किस किया और फिर उसके ओंठों पर, और अब तक तो सलोनी शर्म में डूब चुकी थी। तभी कुणाल ने सलोनी को गोद में उठाया और फिर उसे बिस्तर की तरफ ले गया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खोते चले गए। इस प्यार की आगोश में कब सुबह हो गई सलोनी और कुणाल दोनों को ही इसकी खबर नहीं थी। पर जब सूरज की किरणें सलोनी के बिस्तर पर पड़ने लगी तब उसकी एकदम नींद टूटी तो उसने देखा कि वो बिना कपड़ों के कुणाल की बाहों में लिपटी हुई है और ये देख करके सलोनी खुद से ही बहुत शर्मा गई और फिर उसने धीरे से खुद को कुणाल से अलग किया और नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद सलोनी अपना सब काम निपटा करके कुणाल के लिए बेड टी बना करके उसे उठाने के लिए उसके करीब गई तो कुणाल ने सलोनी को खींच करके अपने करीब कर लिया और फिर सलोनी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा कि कुणाल दरवाजा खुला है, कोई भी आ सकता है, आप मुझे छोड़िए। तभी कुणाल ने कहा कि अरे तुम मेरी पत्नी हो, किसी और की नहीं, जो मैं किसी और के सामने तुम्हें प्यार करने में डरूं। कुणाल और सलोनी आपस में एक दूसरे के साथ रोमांस कर ही रहे थे कि तभी कुणाल के फोन में किसी का कॉल आया और जब कुणाल ने फोन देखा तो वो देव आहूजा का था। ये देख करके सलोनी और कुणाल दोनों ही घबरा गए
कि वहाँ अब कुछ ठीक तो होगा, कि वहाँ सब कुछ ठीक तो होगा ना, भाभी तो ठीक होंगी ना। तभी कुणाल ने तुरंत ही अपना फोन उठाया और अपने बड़े भैया देव आहूजा से बड़ी बेचैनी से सवाल करते हुए कहा कि भैया, भाभी तो ठीक है ना, वो कैसी हैं, आप तो ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तब देव आहूजा ने कहा कि अरे सांस तो ले मेरे भाई, और मुझे हेलो बोलने तक का तो मौका दो। फिर कुणाल ने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि माफ करिएगा भैया, वो अचानक से आपका फोन देख करके मैं तो घबरा ही गया। देव आहूजा ने हंसते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुझे अपने भैया से ज्यादा अपनी भाभी की चिंता है, इसलिए तो मैंने ये खबर भी सबसे पहले तुझे ही दी है, तेरी भाभी। कुणाल ने घबराते हुए कहा कि भाभी को क्या? तब देव आहूजा ने कहा कि तेरी भाभी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और मैं तेरी भाभी को लेकर के कल घर आ रहा हूँ। ये सुनकर के सलोनी और कुणाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और दोनों की ही आंखों में खुशी के मारे आंसू निकलने लगे थे। देव आहूजा ने कहा कि चलो मैं कल आ करके मिलता हूँ और फोन रख दिया। पर अभी भी कुणाल और सलोनी एक दूसरे से गले लग करके खुशी के आंसू बहा रहे थे। सलोनी के लिए तो ये सब कुछ एक सपने की तरह था। पहले कुणाल का सलोनी को उसके सांवले रंग के साथ अपना लेना और फिर देविका भाभी का ठीक हो करके घर लौटना। देविका की तबीयत ठीक हो करके घर आने की बात सुन करके कुणाल और सलोनी बहुत खुश थे और अगले ही दिन सलोनी सुबह जल्दी ही उठ करके पूरे घर को फूलों से सजाने में लगी थी। तरह तरह के पकवान खुद सलोनी ने अपने भैया और भाभी के लिए बनाया था। पूरे घर में खुशी का माहौल और रौनक था। भगवान के सामने सलोनी हाथ जोड़ करके खड़ी थी और मन में प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा सदैव इस घर पर और देविका भाभी पर बनाए रखना। वो बहुत ही अच्छी इंसान है, ना जाने उन्हें किसकी नजर लग गई और उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। पर भगवान, अब जो आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा कभी भी मुझसे नहीं हटाना, क्योंकि जितना आपने मुझे दिया है मैं वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसलिए अब मुझे इतना खुश करके कोई और दुख मत देना। और तभी कुणाल भाग करके सलोनी के पास आया और खुशी से झूमते हुए उससे सलोनी को बताया कि भैया भाभी की गाड़ी आ चुकी है, तुम चलो जल्दी। सलोनी ने कुणाल से कहा कि आप चलिए, मैं पूजा की थाल लेकर के आती हूँ। आखिर इस घर की लक्ष्मी अपने घर वापस आ रही हैं इतने दिनों के बाद, उनका स्वागत तो उनकी आरती करके ही करना होगा। सलोनी की बात सुन करके कुणाल की आंखें भर आई और उसने मन में सोचा कि ये मेरी भाभी के लिए मुझसे भी ज्यादा सोचती है। अब समझ में आया कि भगवान, मैं आपके दिए हुए आशीर्वाद को समझ ही नहीं पाया। आपने तो मुझे वही दिया था जो मैंने आपसे मांगा था, कि एक ऐसी लड़की जो मुझे प्यार करे और मेरे भैया भाभी को मुझसे भी ज्यादा सम्मान करे। और सलोनी हूबहू वैसी ही है, मुझसे ज्यादा मेरे भैया भाभी के लिए सोचती है। और मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे ये तो कहा ही नहीं था कि मुझे सांवली नहीं बल्कि गोरी लड़की देना, इसलिए आपने मुझे वो दिया जितना मैंने मांगा। और गौरी जैसी लड़की को भेज करके मुझे ये काले और गोरे का पाठ भी पढ़ा दिया कि सुंदर होने से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर गुण भी होने चाहिए अपने घर को संभालने के लिए और उसे जोड़ करके रखने के, वरना कभी कभी सुंदरता घर टूटने का ही नहीं बल्कि रिश्ता टूटने का भी कारण बन जाती है। सलोनी ने कुणाल की तरफ देखा और कहा कि आपको क्या हुआ, अब इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? कुणाल ने कहा कि कुछ भी नहीं सलोनी, मैं जाता हूं और तुम भी जल्दी ही आ जाना। देव आहूजा और देविका दोनों ही अपने घर की चौखट पर खड़े थे और इतने दिनों के बाद जब देविका ने अपना घर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो देव आहूजा के गले लग करके सिसक सिसक करके रोने लगी। तभी वहां पर मुस्कुराता चेहरा ले करके सलोनी आई और उसने अपनी भाभी के पैर छूते हुए कहा कि अब रोने के दिन गए भाभी, अब तो हमारे हंसने और खिलखिलाने के दिन हैं। तभी देविका ने जब सलोनी को देखा तो वो उससे गले लग करके रोने लगी और उससे कहा कि तुम अभी भी इस घर में हो, तुमने अपना किया वादा निभाया सलोनी, मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। तुमने जो भी मेरे और इस घर के लिए किया है
मैं वो कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और अब तुम्हें इस जोर जबरदस्ती के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी भी इस घर को छोड़ करके जा सकती हो। सलोनी ने कहा कि भाभी, आप अभी तो इस घर में आई हैं और आप ये सब बातें करने लगी। आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है कि आज इस घर में हमारी राम जी और सीता जी जैसे भैया और भाभी घर वापस लौट करके आए हैं, अपना वनवास खत्म करके। तो ये गिले शिकवे हम बाद में दूर कर लेंगे। अभी आपका और भैया का स्वागत करने दीजिए मुझे, और अंदर आकर के जल्दी ही आप मेरी रंगोली देखिए जो मैंने आपके घर वापसी आने की खुशी में बनाई है। सलोनी ने देव और देविका दोनों का ही आरती उतार करके बड़ी खुशी से स्वागत किया और अंदर बुलाया। अंदर आते ही देविका ने अपने पूरे घर को देखा और वो घर जिसे वैसा ही मिला जैसा कि वो छोड़ करके गई थी। फिर उसकी नज़र सलोनी की बनाई रंगोली पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो सलोनी के गले लगी और कहने लगी कि सलोनी, तुम इंसान नहीं हो बल्कि कोई महान शक्ति ही हो, क्योंकि एक आम इंसान तो कभी भी किसी के लिए ऐसा कर नहीं सकता जितना कि तुमने मेरे लिए किया है, जबकि मेरी ही वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये घर आज भी वैसा ही है सलोनी जैसा मैं छोड़ करके गई थी, पर इसके बदले शायद मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ और दर्द दिया है। कुणाल की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी भाभी से जा करके मिले, क्योंकि जब उसे सलोनी के गुणों का एहसास हुआ तो उसे अपनी बातें और व्यवहार का भी ख्याल आया। जब उसने अपनी शादी के अगले ही दिन अपने भैया और भाभी पर इतना सवाल और नियत पर उंगली उठाई थी, इसलिए वो दूर से ही खड़ी हो करके अपनी भाभी को निहारता रहा। तभी सलोनी ने भाभी को कुणाल के एक्सीडेंट और कुणाल का सलोनी के लिए बदले हुए बर्ताव के बारे में बताया, जिसे सुन करके देव आहूजा और देविका को यकीन ही नहीं हो रहा था। देविका ने तो सलोनी से कहा कि सलोनी, अब तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई को भी अपना चुकी हूँ, इसलिए तुम कुणाल की गलती पर पर्दा डालो। तभी सलोनी ने देविका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि भाभी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे और कुणाल के बीच में अब पति और पत्नी वाला रिश्ता है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। सलोनी के ऐसा करने पर देव आहूजा और देविका की आंखें फटी की फटी रह गई और उन दोनों के ही चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और देविका ने सलोनी से कहा कि तुम सच कह रही हो सलोनी। तब सलोनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और देविका ने खुशी से सलोनी के गले लगा लिया और देव आहूजा ने दूर खड़े अपने भाई कुणाल को खुशी से गोद में उठा लिया और पूरा घर खुशी से झूमने लगा। फिर कुणाल अपना सिर नीचे करते हुए देविका के पास आया और उसके चरणों पर गिर करके माफी मांगने लगा कि मुझे भैया और भाभी माफ कर दीजिए, जो कुछ भी मैंने आप दोनों के साथ बदतमीजी की और आपके प्यार पर सवाल उठाया, मैं आप लोगों की माफी के लायक नहीं हूँ, पर मैं आपके चरणों पर रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तभी देविका ने कुणाल को अपने पैरों से ऊपर उठाया और अपने सीने से लगाते हुए कहा कि तूने रंग और गुणों के बीच के फर्क को समझ करके सलोनी को अपना लिया, इससे ज्यादा मेरे और तेरे भैया के लिए और कुछ भी नहीं है कुणाल। तू मेरा कल भी बच्चा था और आज भी है और हमेशा रहेगा और मुझे गर्व है कि तभी कुणाल ने अपनी भाभी को आगे बोलने से रोक दिया। कुणाल और सलोनी के एक हो जाने से पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया था और अब तो देविका की भी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और सब साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। देव आहूजा वापस से अपनी कंपनी में अपने बिजनेस को संभालने के लिए लौट चुका था और साथ ही अब कुणाल भी अपने बड़े भैया के बिजनेस को बखूबी चला रहा था। घर पर सलोनी देविका का बहुत ध्यान रखती थी और देविका भी सलोनी की मदद के लिए आगे पीछे लगी रहती थी। सलोनी का घर अब सही तरीके से चल रहा था और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन देव आहूजा और कुणाल जल्दी ही ऑफिस से घर आ गए और सब मिल करके घर पर एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे थे। तभी कुणाल ने देव आहूजा से कहा कि भैया, मेरे दिमाग में एक बात है, अगर आप कहें तो मैं
आपसे और भाभी के सामने अपनी बात रखूं। देविका ने कहा कि कुणाल, तुम्हें कब से अपने मन की बात कहने के लिए अपने भैया भाभी की परमिशन की जरूरत होने लगी। तभी कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओ भाभी, आप ठीक हो गई हैं और भैया भी बहुत लंबे समय के बाद वापिस लौट आए हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, जिससे हमारे घर का थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा और सबको आपसे भैया और साथ ही सलोनी से भी मिलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सलोनी की मुंह दिखाई में जो कुछ भी हुआ था वो सब ठीक नहीं था। इसलिए मैं बीता हुआ वक्त तो वापस लौटा करके नहीं ला सकता, पर आने वाले वक्त को जरूर अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। देव और देविका कुणाल के मुंह से सलोनी के लिए इतनी परवाह देख करके बहुत खुश हुए और देव आहूजा ने तो खुशी के मारे जोर से कहा कि शुभ काम में देरी कैसी, हम कल ही ये पार्टी घर पर रखेंगे और तुम कुणाल असिस्टेंट को कह करके कल के इनविटेशन के कार्ड को बनवाने का ऑर्डर दे दो। देविका ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने कोई तैयारी ही नहीं की है, ना तो मेरे पास कोई नई साड़ी है और ना ही मैं अभी तक पार्लर गई हूँ, और फिर ये हमारी सलोनी की मुंह दिखाई है, कम से कम इसके लिए तो कुछ नया होना चाहिए। देव आहूजा ने अपने सारे कार्ड निकाल करके सलोनी के हाथ में दे दिए और कहा कि जो भी पसंद हो और जो भी चाहिए हो सलोनी, तुम जाओ और जा करके बिना किसी झिझक के ले लेना। तभी सलोनी ने देविका की तरफ देखते हुए कहा कि भैया, इन सब पर भाभी का अधिकार है, तो आप मुझे नहीं इन्हें दीजिए ये सब, और वो जो पसंद करेंगी मेरे लिए मुझे भी वही पसंद होगा। तभी देविका ने कहा कि नहीं सलोनी, इस घर की बहू तुम हो और बहू होने के नाते ये घर और इस घर की सारी चीजों में अब तुम्हारा अधिकार है। मुझे अपने हक की जितनी जिम्मेदारी उठानी थी मैंने उठा ली और अब बस मुझे आराम करना है और तुम्हें काम करना है। और फिर देविका जोर से हंसने लगी। साथ ही देविका की इस बात से कुणाल, देव आहूजा और सलोनी भी हंसने लगे, पर कुणाल की आंखों में सलोनी के इस समर्पण को देख करके आंसू आ गए। अगले ही दिन देव आहूजा और कुणाल होने वाली पार्टी की तैयारी में लग गए। इसके साथ ही देविका और सलोनी अपने शॉपिंग और पार्लर के लिए चली गई। सलोनी ने अपनी माँ और बुआ को भी इस पार्टी के लिए इनविटेशन दे दिया था, तो वो भी आज की पार्टी के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। पार्टी की तैयारी में कब दिन बीत गए किसी को पता ही नहीं चला और पार्टी का समय हो गया। अब तक सारे मेहमान भी घर आ चुके थे और देव आहूजा साथ ही कुणाल सबका स्वागत करने में लगे हुए थे। इसी बीच सलोनी की मां रेणुका और बुआ जी भी आ गई और देव आहूजा और कुणाल ने उनका भी बड़ी खुशी दिल से स्वागत किया। पर पार्टी में अभी भी देविका और सलोनी नहीं थी। तभी रेणुका जी ने कुणाल से सलोनी और देविका के बारे में पूछा, तो कुणाल ने कहा कि आज आपकी बेटी की मुंह दिखाई भी है, तो अब तैयार होने में उनको भी तो वक्त लगेगा ही। और तभी देविका ने ताली बजा करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा कि आप लोगों का यहाँ हमारी इस छोटी सी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी मेरे पति देव आहूजा और मेरे देवर कुणाल मेरी घर वापस लौट आने के साथ और इस घर की बहू की मुंह दिखाई के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। और आप सबका इंतजार खत्म करते हुए मैं अपनी देवरानी कम छोटी बहन ज्यादा को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। तो मिसेस सलोनी आहूजा, आपका स्वागत है। और फिर सलोनी गोल्डन रंग की चमचमाती साड़ी में ऊपर से नीचे तक सज धज करके नीचे आई और उसको देख करके कुणाल की आंखें आज फटी की फटी रह गई। फिर सलोनी ने सबका हाथ जोड़ करके धन्यवाद दिया और फिर सब ने पार्टी का मजा लेना शुरू कर दिया। पार्टी के बीच में ही अचानक से एक आदमी अंदर आया और देव आहूजा से उसने कहा कि बाहर पुलिस आई हुई है आपसे मिलने के लिए। ये सुन करके सब लोग बड़े परेशान हो गए कि अब अचानक पुलिस क्यों घर पर आई है। तभी देव आहूजा ने पुलिस को अंदर बुलाने के लिए कहा और जब पुलिस अंदर आई तब देव आहूजा ने पुलिस के यहाँ अचानक से घर आने का कारण पूछा। तो पुलिस वाले ने बताया कि देव जी, हम ऐसे अचानक से आपके घर आना तो नहीं चाहते थे और हमें अगर थोड़ा भी पता होता कि आपके घर में जश्न चल रहा है
तो हम यहाँ कभी नहीं आते। देव आहूजा ने बहुत ही विनम्र होकर के कहा कि कोई बात नहीं, आपको कुछ जरूरी ही काम होगा इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। अब जो भी बात है आप किसी बिना संकोच के बोल सकते हैं। तभी पुलिस वाले ने कहा कि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, जिससे मिलना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस की बात सुन करके देव आहूजा, देविका और कुणाल, सलोनी, रेणुका बुआ और सब ही बहुत हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कौन है। तभी पुलिस वाले ने महिला पुलिस को इशारा करते हुए उसे अंदर लाने के लिए कहा तो सामने 3 चेहरे आए। पहला मालिनी का, दूसरा गौरी का और तीसरा गौरी के बॉयफ्रेंड सूरज का। मालिनी और गौरी को देख करके रेणुका, सलोनी और बुआ जी हैरान रह गई, पर गौरी और सूरज को एक साथ में देख करके सिर्फ कुणाल ही हैरान रह गया। लेकिन देव आहूजा और देविका आहूजा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी देविका ने सलोनी से कहा कि सलोनी, ये तुम्हारी बहन गौरी है क्या? तब सलोनी ने कहा कि हाँ भाभी, ये मेरी बहन गौरी है, पर ये दोनों इसके साथ में कौन है और ये 3 एक साथ पुलिस की गिरफ्त में कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब देव आहूजा ने पुलिस वाले से कहा कि जो भी बात है आप प्लीज साफ साफ बताइए। तब पुलिस ने गौरी को आगे करते हुए कहा कि सारी बात हम आपको नहीं बल्कि ये लड़की आपको बताएगी। मालिनी को देख करके रेणुका जी को गौरी की बात याद आ गई, जो गौरी ने मालिनी और अपने पति के बारे में बताया था कि उन लोगों ने कैसे गौरी के साथ धोखा किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी। रेणुका जी को जैसे ही गौरी की बात याद आई, उनका मालिनी को देख करके खून खौल गया और उन्होंने मालिनी के पास जा करके उसे एक थप्पड़ जोर से मारा और कहा कि तू कितनी चालाक निकली, मेरे सामने मीठी मीठी बातें करके तूने मेरी फूल सी बच्ची की जान लेने की कोशिश की। और कहाँ है तेरा पति जिसे तूने अपना देवर बता करके शादी करवाई थी? आज तो मैं तेरे साथ साथ उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां खड़े पुलिस वाले ने रेणुका को अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए कहा। फिर पुलिस ने कहा कि आप ये क्या बोल रही हैं मैडम, बल्कि इन्होंने ही गौरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाई थी और इतना ढूंढने के बाद हमें ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली। तब रेणुका ने हैरानी से पुलिस की तरफ देखते हुए बोला कि पुलिस कंप्लेन किस जुर्म में? तब पुलिस ने बताया कि मालिनी जी ने गौरी पर अपने देवर के खून के जुर्म में पुलिस कंप्लेन करवाई है। ये सुनकर के सबसे ज्यादा सदमा तो कुणाल को लगा, क्योंकि गौरी ने कुणाल से अपने और अपने पति के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद ही कुणाल के मन में गौरी के लिए हमदर्दी की भावना आई थी। पर खुद गौरी ने ही अपने पति का खून कर दिया, ये सुन करके तो कुणाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रेणुका बुआ और सलोनी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि गौरी इस हद तक भी गिर सकती है। तभी रेणुका जी ने गौरी को लगातार 2 से 3 थप्पड़ मारे और कहा कि तूने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला कि तेरे साथ तेरे पति और भाभी ने मिलकर के कितना बड़ा धोखा किया है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? सबकी भावनाओं का मजाक क्यों बनाया? तभी सलोनी ने अपनी माँ को संभाला और गौरी से दूर किया। तब मालिनी ने कहा कि ये लड़की क्या बताएगी अपने गुनाह के बारे में। मैं आप सबको बताती हूँ कि इसने कैसे अपने पति का और यहाँ तक कि मेरी जान लेने तक की कोशिश की। वो तो भगवान की कृपा से मैं वहाँ से बच निकली, नहीं तो आज इसके गुनाह की सजा शायद ही इसको मिलती। फिर मालिनी ने बताया कि शादी के कुछ दिनों तक तो ये लड़की ठीक ठाक थी। हाँ, घर में कदम रखते ही इसे पैसों की गर्मी तो बहुत चढ़ गई थी, पर मैंने और मेरे देवर ने सोचा कि गरीब घर की लड़की है, कभी इतनी धन दौलत इसने देखी नहीं होगी, इसलिए शायद ऐसा कर रही है। पर धीरे धीरे इस लड़की ने अपने रंग और ढंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले इसने हर काम के लिए मना कर दिया और फिर अपने पति और मुझे भी उल्टे सीधे जवाब देने लगी। इसी बीच विदेश में रह रहे मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई, तो मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ा। मेरे ना रहने पर इस लड़की ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दिया। मेरा देवर पैरों से अपाहिज था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर उसकी शादी कर देंगे तो कम से कम कोई उसे संभालने वाला तो होगा और उसका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। इसलिए हमें किसी गरीब घर की लड़की को लाने का फैसला किया था।
क्योंकि मैंने सुना था कि जो लोग गरीब होते हैं उनके दिल में दया और प्रेम की भावना बहुत ज्यादा होती है। पर इस लड़की के अंदर एक खूबी ना निकली। इसका तो सिर्फ रंग गोरा था और इसका दिल कोयले से भी ज्यादा काला था। इसे अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि ये अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाने लगी। और इसने, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इसने अपने पति के अपाहिज होने का इतना फायदा उठाया कि इसने अपने ही घर के नौकर के साथ अवैध संबंध रख लिए। और जब मेरे देवर को इस बात की खबर हुई तो उसने इसे पहली बार सिर्फ वार्निंग दे करके माफ कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कमी उसके पैरों में है, तो उसे इस लड़की को और एक मौका दे देना चाहिए। पर उसे क्या पता था कि जो एक मौका वो इसे सुधरने को दे रहा है वो उसे अपनी जिंदगी की कीमत दे करके चुकाना पड़ेगा। एक दिन मेरा देवर ऑफिस के किसी काम से बाहर चला गया तो इस लड़की ने उस नौकर को अपने बेडरूम में बुला लिया और ऑफिस का काम जल्दी खत्म होने की वजह से मेरा देवर जल्दी ही घर वापस आ गया। और वो जब अपने बेडरूम में गया तो उसने इस लड़की को बिना कपड़ों के उस नौकर के साथ देख लिया। अब कोई भी पति, चाहे वो गरीब हो या शारीरिक रूप से कमजोर, अपनी पत्नी को कभी भी किसी और के साथ नहीं देख सकता। और इसी वजह से मेरे देवर को इस लड़की पर इतना गुस्सा आया कि उसने पास रखे फ्लावर पॉट को इसके सिर पर फेंक दिया, जो इसके सिर पर लगते लगते रह गया। और मेरे देवर की इस हरकत से इस लड़की ने गुस्से से पहले खुद बहुत मारा और फिर उस नौकर को कह करके अपने पति को मरवाया। फिर प्रॉपर्टी के कागज जो मेरे देवर के मरने के बाद उसकी पत्नी, जो कि ये लड़की थी, उसके नाम होने वाले थे, तो इस लड़की ने उस प्रॉपर्टी के कागज को बदल करके उसने मेरे देवर के जीते जी ही अपने नाम पर बनवा लिए। और जब मेरे देवर ने इसे मना किया और उस पर साइन नहीं किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती उससे साइन करवा लिए। और फिर उसे मारने के लिए किचन से चाकू लेने चली गई और तभी मैं घर पर आ गई और मैंने इसे आवाज लगाई पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरे देवर के चीखने की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं भाग करके उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि मेरा देवर जमीन पर घायल पड़ा हुआ है। मैंने उसे तुरंत ही उठाने की कोशिश की पर वो शायद जान चुका था कि अब उसकी मौत तय है, इसलिए उसने मुझे जल्दी ही इस लड़की की सारी सच्चाई बताई और मुझे वहां से अपनी जान बचा करके भाग जाने के लिए कहा। पर तब ये लड़की और वो नौकर किचन से चाकू ले करके रूम की तरफ ही आ रहे थे, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया पर अपने देवर को ना बचा पाई। और फिर इस लड़की ने मेरी ही आंखों के सामने मेरे देवर को चाकू से मार मार करके उसकी हत्या कर दी। और ये देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी चीख निकल गई और फिर इसकी नज़र मुझ पर भी पड़ गई और फिर ये और वो नौकर मेरी जान के पीछे पड़ गए। पर मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके वहां से भाग गई। और इस हादसे में मैं इतना डर गई थी कि मैं कई महीनों तक इस हादसे के सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। और जब होश आया तो मैंने तुरंत ही इस लड़की के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मालिनी की बातें सुन करके रेणुका जी को तो चक्कर आने लगा और वो अपनी ही जगह पर घुटनों पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रख करके चुपचाप बैठ गई, जैसे मालिनी की बात सुन करके उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। देव आहूजा और देविका भी जब ये सब गौरी के बारे में सुनी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आया गौरी के ऊपर। सलोनी और बुआ जी भी बड़ी खामोशी से एक दूसरे को देखती रही। पर कुणाल से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि गौरी ने कुणाल के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए न जाने क्या क्या झूठ बोला था। और जब सच कुणाल के सामने था तो उसे गौरी से कई सवाल करने थे, पर उससे भी बड़ा आश्चर्य कुणाल के लिए गौरी का उसी के ऑफिस के एक एम्प्लॉई के साथ भाग जाना था। इसलिए गुस्से से कुणाल ने गौरी से कहा कि तुम सूरज के साथ क्या कर रही हो और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। तभी देव आहूजा ने हैरानी से कुणाल से कहा कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो कुणाल। तब कुणाल ने कहा कि हाँ भैया, ये लड़का हमारे ही ऑफिस का एम्प्लॉई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गौरी के साथ कैसे। तभी पुलिस वाले ने गौरी को जोर से हड़काते हुए कहा कि ये लड़की आगे का सच तो सीधे सीधे बताती है कि
दूं यहीं पर 4 डंडा। तभी गौरी ने डरते डरते कहा कि मालिनी जो कुछ भी कह रही हैं वो सब सच है। मैंने ही अपने घर के नौकर के साथ मिल करके अपने पति का खून कर दिया, और जब मैंने देखा कि मुझे खून करते इस मालिनी ने देख लिया है तो पुलिस से पकड़ जाने के डर से मैंने इसे भी मारने की कोशिश की, पर ये वहां से बच निकली। पर इसके भाग जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और डर की वजह से मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, और मैंने अपने घर के नौकर से कहा कि चलो हम यहाँ से जितना पैसा हो सके समेट के भाग चलते हैं। तो उसकी भी नीयत इतने पैसों को देख करके खराब हो गई, और उसने कहा कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से, आखिर मैंने कौन सा जुर्म किया है। तुमने अपने पति का कत्ल खुद किया है, और ये तुम्हारी मालिनी भाभी ने भी देखा है, इसमें मेरा क्या गुनाह था। इसलिए तुमको जहाँ जाना है जाओ, पर मैं तुम्हें यहाँ से 1 रुपया भी नहीं ले जाने दूंगा। उसकी बात सुन करके मैं गुस्से से बौखला गई, और मैंने उसे भी धमकी दी कि मैं सच जा करके पुलिस को बता दूंगी कि मैंने अपने पति का खून किया है, और तुम भी इस गुनाह में शामिल हो, तब तो तुम भी इस जुर्म के हकदार हो जाओगे। मेरी बातें सुन करके उस नौकर का दिमाग मुझ पर खराब हो गया। उसने पहले तो मुझे बहुत मारा और कहा कि तू जाएगी पुलिस के पास, बताएगी सब पुलिस से, और मैंने भी गुस्से में हाँ हाँ का जवाब दिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता गया, और वो उसी चाकू से मुझे मारने की कोशिश करने लगा। पर मैंने उसके सिर पर पास रखे डंडे से 1 डंडा मार दिया, और अपनी जान बचा करके मैं वहां से भाग निकली। और फिर मैं भी पुलिस और उस नौकर के डर से इधर उधर मुंह छिपा करके बचती रही, और अपने घर के बाहर 10 दिनों तक पहरा देती रही कि क्या मेरा गुनाह पुलिस तक पहुंच गया, और पुलिस मुझे लेने मेरे घर आई या नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मालिनी जा करके पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट ना कर दे। और फिर जब पुलिस मुझे ढूंढते मेरे ससुराल जाती तो वहां जो नौकर कहीं मेरे खिलाफ गवाही ना दे दे, तो पुलिस फिर मुझे ढूंढने मेरे मायके ही आते। इसलिए मैंने 10 दिनों तक इंतजार किया, और जब पुलिस नहीं आई तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी माँ के घर जा सकता। पर मैं जब माँ के घर पहुंची तो माँ ने मुझे भी अपने घर पर रहने से साफ इनकार कर दिया। तब ये सलोनी ने मुझ पर दया करके मुझे अपने घर ले आई। पहले तो मुझे इसके घर आने का कोई मन नहीं था, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और रोड में मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सलोनी के साथ इसके ससुराल आ गई। पर जब मैंने इसका आलीशान घर देखा तो मेरी नीयत में लालच भर गया, और मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि इस घर की बहू तो मैं ही बन करके रहूंगी, क्योंकि इतने आलीशान घर की बहू तो गोरी ही होनी चाहिए, ना कि इसकी तरह सांवली। और फिर मैंने कुणाल को देखा तो ये इतना सुंदर था कि इसे पहली बार देखते ही मेरा ईमान डोल गया, और मैं अपने इरादे में मजबूत हो गई। पर मैं कुणाल और सलोनी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो मुझे लगा कि कुणाल सलोनी से बहुत प्यार करता होगा। पर अगले ही दिन मेरी ये समस्या भी दूर हो गई, जब सलोनी ने मुझे खुद और अपने कुणाल के रिश्ते का सच बताया कि कुणाल ने शादी के लिए हाँ ही मेरी फोटो को देख करके किया था, और सलोनी के सांवले रंग की वजह से कुणाल ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। और ये बात जानते ही मैंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली, और अब सलोनी और कुणाल आपस में बात करते नहीं थे, और मैं उन दोनों के बीच बात करने का माध्यम थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का भी फायदा उठाया जाए, और सलोनी की बात को उल्टा करके कुणाल से, और कुणाल की बात को उल्टा करके सलोनी से बता दिया जाए, जिससे दोनों के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और मैं कुणाल के दिल के करीब होती जाऊंगी। पर यह कुणाल तो मेरी सोच का एकदम उल्टा निकला। अरे सच कहूँ तो मुझे इसका जैसा मर्द कभी मिला ही नहीं, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में इतना ईमानदार भी कोई पति होता है, जिसका रिश्ता खुद अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी जैसा ना हो, पर वो किसी दूसरी औरत के सामने, जो उसे सामने से इनवाइट कर रही हो, उसके सामने भी वफादार रहेगा अपनी पत्नी के लिए। पर कहते हैं ना कि अक्सर वफादार लोगों की एक कमजोरी होती है
कि वो हर बात का दिमाग से नहीं और दिल से सोचते हैं। और मुझे भी जैसे ही कुणाल की इस कमजोरी का पता चला तो मैंने अपनी शारीरिक खूबसूरती से हट करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जो मैंने सलोनी के साथ बचपन से लेकर के आज तक किया था वो सब अपने साथ बता करके कुणाल की हमदर्दी और भरोसा पा लिया, जिससे धीरे धीरे मेरे और कुणाल की बातचीत बढ़ने लगी। और कुणाल के मन में मैंने जो सलोनी के लिए नफरत पैदा की थी वो भी बढ़ने लगी थी। फिर मैंने धीरे धीरे कुणाल और सलोनी के बीच शक की एक दीवार बना दी, जिससे सलोनी को ऐसा लगे कि उसका पति कुणाल मेरी खूबसूरती के पीछे पागल हो चुका है, जबकि कुणाल को तो ना ही मुझ में और ना ही मेरी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी थी। पर ये बात सिर्फ मैं और कुणाल ही जानते थे, सलोनी नहीं। इसलिए मैंने हर वो एक चाल चली जिससे सलोनी के मन में मेरे और कुणाल के लिए शक और कुणाल के दिल में सलोनी के लिए नफरत बढ़ती गई। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पति पत्नी जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्द से जल्द इस घर की बहू बनना चाहती थी। इसलिए मैंने कुणाल के सामने अकेले और बेरोजगार होने का नाटक किया, जिससे वो तरस खा करके मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दे। और इस बेवकूफ़ ने किया भी वही, जिससे अब पूरे टाइम मैं कुणाल के आसपास ही थी। पर फिर भी कुणाल ने मुझ पर एक पैसे की दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मैं अंदर ही अंदर पागल होने लगी कि मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ये पति पत्नी अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तभी एक दिन मैंने अपनी सबसे अनोखी चाल को अंजाम दिया। इस चाल को अंजाम मैं नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ कॉलेज जाया करती थी और कभी कभी मेरे साथ मेरे घर भी आया करती थी। वो भी मेरी तरह बहुत जल्द अमीर होना चाहती थी। इसलिए मैंने उससे मिल करके उसको पैसे दिए और अपनी चाल में शामिल कर लिया। और उसी ने मुझे ये खबर दी कि मेरी बुआ और माँ को उसने बस स्टॉप पे देखा है, जहाँ मेरी बुआ अपना सामान लेकर के कहीं जा रही थी और मैं उन्हें छोड़ने बस स्टॉप तक आई थी। मैंने सोचा कि माँ अब अकेली हैं तो यही सही मौका है अपनी चाल को अंजाम देने का। इसलिए मैंने अपनी उस दोस्त को अपनी माँ के घर भेजा, माँ का हाल चाल जानने के बहाने से। और वो वहाँ पहुँच भी गई और मेरी माँ के सामने उसने ऐसा नाटक किया उनकी तबीयत और मेरे बारे में पूछने का कि माँ को जरा सा भी शक नहीं हुआ। और फिर जब माँ ने उसके लिए चाय बनाने को कहा तो उसने मेरे काम को अंजाम देने के लिए झूठी हमदर्दी का नाटक किया और माँ से कहा कि आंटी आप बैठिए, मैं बना करके पिलाती हूँ चाय आपको। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। और फिर उसने मौका देख करके माँ के चाय में वो दवाई मिला दी, जिससे माँ की अगले दिन ही इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और फिर सलोनी को, जो कि दया और ममता की महान मूर्ति है, उसे जैसे ही पता चला कि माँ अस्पताल में एडमिट हैं, वो उनकी सेवा करने वहाँ पहुँच गई और यहाँ मुझे कुणाल के साथ अकेला छोड़ गई। आखिर सलोनी तुम कितनी बेवकूफ़ हो। जिस लड़की की नीयत तुम्हारे पति और तुम्हारे घर के लिए खराब थी, तुम उसे ही अपने पति और घर पर अकेला छोड़ करके अपनी माँ की सेवा करने चली गई। फिर मैंने भी सलोनी पर नजर रखी और पता किया कि वो कब घर वापस आने वाली है। तभी एक रात सलोनी का फोन नौकर के पास आया कि वो अगली सुबह घर वापस आ रही है। तभी मैंने अपनी चाल को अंजाम देने का सोच लिया था और उसी रात कुणाल के खाने में मैंने नशे की गोली मिला दी, जिससे कुणाल अपने होश में ना रहे, जिससे मैं जो करना चाहती हूँ उस पर कुणाल मेरे रास्ते का कांटा ना बने। खाना खाने के बाद कुणाल उस गोली के नशे में सो गया और फिर मैंने अगली सुबह अपने ही घर के बाहर सलोनी के घर से बाहर निकल करके अपने ससुराल जाने का इंतजाम किया। और जैसे ही सलोनी वापस अपने ससुराल के लिए निकली, मैं जल्दी ही वहां से निकल करके सलोनी से ठीक 15 मिनट पहले घर पहुंची और सारे नौकरों को पैसे दे करके एक दिन की छुट्टी पर भेज दिया और घर के सारे दरवाजे खोल दिए और भाग करके कुणाल के कमरे में गई
और मैंने वहाँ की हर चीज को तोड़ फोड़ा और साथ ही इधर उधर भी फैला दिया। और फिर मैंने जल्दी ही कुणाल के ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी तुरंत बाथरूम में जा करके खुद के सारे कपड़े उतार करके खुद पर चद्दर ओढ़ करके कुणाल के बगल पर जा करके लेट गई, जिससे सलोनी को ये सब देख करके लगे कि कल रात मेरे और कुणाल के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका है। और ठीक वैसा हुआ भी। बस मुझे डर था कि कुणाल का, कि कहीं उसके ऊपर से गोली का नशा ना उतर जाए, पर मेरी गोली ने भी अपना काम कर दिया। और जब कुणाल को होश आया तो वो सब भी गोली के नशे में था और इसलिए उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और चुपचाप सलोनी की बात सुनता रहा। और उसकी खामोशी से सलोनी को यकीन हो गया कि जो कुछ भी उसने देखा है वो सब सच है। मुझे लगा कि अब मेरा काम बन जाएगा और सलोनी इस घर को छोड़ करके चली जाएगी, पर ये ढीठ औरत अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अपने ही सामने अपने ही घर पर अपने ही बिस्तर और अपने ही पति के साथ किसी दूसरी औरत के साथ में सोते हुए देखने के बाद भी ये नहीं गई। और इसका पति कुणाल, पता नहीं इसके भैया भाभी ने इसको क्या संस्कार दिए हैं कि ये अपनी पत्नी को नापसंद करते हुए भी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता और ना ही किसी दूसरी औरत के करीब जाना चाहता है। मैंने जब देखा कि मेरी ये चाल भी नाकामयाब हो चुकी है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गई। उसी बीच मुझे सूरज के मैसेज और कॉल आने लगे और ये मुझे कुणाल के ऑफिस में मिला। जब मैं पहले ही दिन कुणाल के ऑफिस गई थी तभी से इसकी नज़र मुझ पर और मेरी नज़र इस पर थी, पर यह कुणाल जितना अमीर नहीं था, इसलिए मैंने इससे जान पहचान तो बढ़ाई, पर बहू तो कुणाल के ही घर की बनना चाहती थी। इसके मैसेज को पढ़ करके पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर फिर धीरे धीरे इससे मेरी बातें होना शुरू हो गई और फिर हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगे और फिर हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी हो गए और हम दोनों को ही इसमें बहुत मज़ा आने लगा। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बात मैंने सूरज को बताई। पहले तो सूरज ने मुझे और इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था और मैं भी बहुत घबरा गई थी कि अब मेरा क्या होगा। तभी मैंने अपने बचाव के लिए एक नई चाल चली और फिर मैंने कुणाल और सलोनी के सामने अच्छा बनने का नाटक किया और घर छोड़ करके जाने का भी। और मैं जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने बेहोश होने का नाटक किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं होश में नहीं आई तो ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जरूर जाएंगे और वहां पर इन्हें मेरे माँ बनने की बात जरूर पता चल जाएगी और फिर मैं इस बच्चे को कुणाल का बच्चा बता दूंगी और जिससे मेरे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। पहला कि सलोनी ये जानने के बाद तो अपने पति कुणाल और इस घर को छोड़ करके चली जाएगी और दूसरा कि इस बच्चे को मुफ्त में पिता का नाम और इतनी सारी धन दौलत मिल जाएगी। सलोनी तो ये खबर सुन करके जाने भी लगी, पर मैंने ही इसे रोक लिया क्योंकि कुणाल के बड़े भाई देव आहूजा ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा सलोनी के नाम कर दिया था जो कुणाल के हिस्से से भी ज्यादा थी, इसलिए मैं वो हिस्सा खुद के लिए चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो काम मैं नहीं कर पाई वो काम मेरे पेट में पल रहा बच्चा करेगा और मैं हर बार नाजायज बच्चा कह कह करके सलोनी को इतना मजबूर कर दूंगी कि ये बेवकूफ़ औरत इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम कर देगी, जो इस बच्चे से मेरी ही हो जाती। मैं अपने प्लान में कामयाब होने लगी थी, फिर पता नहीं कैसे इस कुणाल का एक्सीडेंट हो गया और ये पतिव्रता स्त्री फिर से अपने पति की सेवा में लग गई। पर इस बार पता नहीं इसके पति को भी क्या हो गया कि वो भी अपनी पत्नी के गुण गाने लगा और उसने सलोनी के पीछे मुझ पर भी हाथ उठा दिया। जिस दिन कुणाल ने मुझ पर हाथ उठाया मैं उसी दिन समझ गई कि कुणाल अब बहुत जल्द ही सलोनी के चक्कर में पड़ने वाला है और मुझे इस घर से लात मार करके निकालने वाला है। इसलिए मैंने कुणाल का दिया वो ब्लैंक चेक लिया और अपना सामान बांधा और वहां से भागने का प्लान बना लिया।
और इसके लिए मैंने अपनी उसी दोस्त को फोन करके बुला लिया और वो सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी ले करके मुझे लेने पहुंच गई। गौरी ने कहा कि मैं अपनी दोस्त के साथ मजे से जी रही थी अपनी जिंदगी, और तभी एक दिन अचानक ही मेरी मुलाकात सूरज से हो गई। मैं तो इसके दिए धोखे से बहुत नाराज थी और इससे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी इसने मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और फिर इस बच्चे को अपनाने के लिए भी मान गया। फिर मैं अपनी दोस्त के घर से सूरज के साथ नए किराए के रूम में शिफ्ट हो गई। पर एक दिन अचानक ही रात में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बच्चे या मुझ में किसी एक को ही बचा सकता है। तो मैंने अपनी जान के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देना ज़्यादा उचित समझा, और वैसे भी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था और ना ही मैं इतनी छोटी उम्र में माँ बनना चाहती थी। तो ये मुसीबत अपने आप ही टल गई। उसके बाद भी मैं और सूरज खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि पता नहीं कहां से इस मालिनी ने मुझे देख लिया और जा करके पुलिस को मेरा और सूरज का पता बता दिया, और फिर हम दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गौरी की बात सुन करके सबके होश उड़ गए और कुणाल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने कानों पर जो भी गौरी ने कहा था। सब गौरी की बात सुन करके सदमे में थे और इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। तभी पुलिस वाले ने कहा कि सुन लिया आपने कि आपकी फूल जैसी बेटी ने कितनी तगड़ी प्लानिंग की थी, पर आपको ये सच जानना बहुत जरूरी है जिससे आपकी ये गलतफहमी दूर हो सके कि आपकी ये बेटी फूल जैसी नहीं बल्कि फूल में लगे उन कांटों की तरह है जो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा देती है जो सिर्फ फूल को देखने आते हैं। क्योंकि ऐसी लड़कियों को बहुत अहंकार होता है कि कोई भी उनसे आगे नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी इस फूल जैसी बेटी ने असली खातिरदारी तो हम इसे अपने साथ ले जा करके करेंगे। और तभी पुलिस गौरी को हथकड़ी पहना करके अपने साथ लेने जाने लगती है कि तभी कुणाल पुलिस वाले को रोकते हुए कहता है कि आप क्या कुछ देर रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके और कानून के इंसाफ पर भरोसा है। पर कानून जो इसे सजा देगा वो इसके कर्मों का फल होगा, पर इसे अभी एक सजा मिलनी बाकी है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया है और उन्हें ठेस भी पहुंचाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको भी अपनी तरफ से इसे सजा देने का एक मौका दें। पुलिस वाले ने कहा कि कुणाल सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कानून से पहले तो ये लड़की आप सबकी गुनहगार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी चाहें इसे इसके हक की सजा दे सकता है, पर कानून की सीमा के अंदर। इतना सुनने के बाद सबसे पहले तो रेणुका जी गौरी के पास गई और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा कि काश ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मारा होता तो शायद आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही मुझे सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होना पड़ता। और मैं दूसरों से तेरी गलती की माफी क्यों मांगूं जब तूने ही अपनी माँ की जान लेने की कोशिश कर दी। अरे जिस माँ ने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा और तुझे इतनी तकलीफ सह करके पैदा किया, तुझे बचपन से ही सलोनी से ज्यादा प्यार किया, तूने उसकी ही जान लेने की कोशिश कर ली, वो भी पैसों के लालच में। अरे क्या करेगी तू इस पैसे और घर बंगलों का लेकर के, जब तेरे साथ इसमें कोई रहने वाला ही नहीं होगा। क्या तेरे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है गौरी? तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि तेरी इस हरकत से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कानून तो तुझे तेरे किए का फल देगा ही, पर आज मैं रेणुका सबके सामने भगवान की कसम खा करके कहती हूँ कि आज से और अभी से मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है सलोनी। मेरा गौरी से कोई वास्ता नहीं है और जब तक मैं जिंदा रहूंगी कभी भी इस लड़की का चेहरा नहीं देखूंगी। और फिर रेणुका इतना कह करके पीछे हट गई। रेणुका के बाद सलोनी की बुआ जी गौरी के पास आई और गौरी को एक थप्पड़ उन्होंने भी मारते हुए कहा कि अरे तू तो लड़की के नाम पर ही कलंक है, तेरी तो सिर्फ चमड़ी ही गोरी है, बाकी तेरा मन काले से भी ज्यादा काला है। अरे मैं तुझे क्या कहूँ,
जब तूने ही अपने माँ बाप और बहन को ही नहीं छोड़ा अपने स्वार्थ के चलते। पर एक बात हमेशा याद रखना गौरी कि तूने आज जो कुछ भी किया है उसके लिए एक ना एक दिन तुझे बहुत पछताना होगा, और उस वक्त तेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और तू मरना भी चाहेगी ना अगर, तो मौत भी तुझे नहीं आएगी, तू भी तड़पेगी हर एक उस इंसान के लिए जिसको तूने आज खून के आंसू रुलाए हैं। बुआ के बाद देविका गौरी के पास आई और उसने 2 थप्पड़ गौरी को मारे और कहा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ क्यों मारे? एक मेरे बेटे कुणाल और दूसरी मेरी छोटी बहन सलोनी के लिए, क्योंकि तूने न सिर्फ मेरे बेटे कुणाल की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तुमने तो अपनी बड़ी बहन सलोनी का घर उजाड़ने की भी कोशिश की। अरे कैसी लड़की है तू जो एक बहन हो करके एक बहन की सगी ना हो सके, और कैसी औलाद है तू जो एक माँ बाप के प्यार के कर्ज को भी ना चुका पाई, और कैसी माँ है तू जो अपने ही खून को जन्म ना दे करके उसे बोझ समझ करके मार डाली। तुझे तो खुद जीने का अधिकार नहीं है, तुझे तो अभी भगवान की अदालत में भी जाना है, और मुझे भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा है कि वो तेरे किए के लिए एकदम सही सजा देगा, ना सिर्फ इस जन्म बल्कि आने वाले जन्म में भी। इतना कह करके देविका कुणाल के पास गई और उसने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अब मुझे समझ आया कुणाल कि तूने मुझे उस वक्त ये कहने से क्यों रोक दिया था कि मुझे तुझ पर गर्व है, क्योंकि इस लड़की ने तेरे साथ जो गंदा खेल खेला उसके लिए तू खुद को जिम्मेदार मान रहा था। पर देख कुणाल, झूठ की जंजीर भले ही कितनी मजबूत क्यों ना हो, पर सच हर जंजीर को तोड़ करके बाहर आ ही जाता है। और ठीक इसी तरह इस लड़की का भी सच सबके सामने आ चुका है, और ये अब तुझे खुद को इसका दोषी मानने की जरूरत नहीं है। और अब मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि कुणाल, मुझे गर्व है तुझ पर कि तूने मेरी कोख से जन्म ना लेकर के भी मेरे संस्कारों का मान रखा, और अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी तू इसकी जैसी लड़की की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। देविका के बाद अब सलोनी गौरी के पास गई और उसने गौरी को एक थप्पड़ मारा और कहा कि ये पहला थप्पड़ गौरी जो तूने एक बहन के प्यार और भावनाओं का मजाक उड़ाया। फिर सलोनी ने गौरी को दूसरा थप्पड़ मारा और कहा कि ये उस पत्नी की तरफ से है जिसके पति को तूने अपनी गंदी सोच और गंदे खेल का हिस्सा बनाया। न सिर्फ उसकी भावनाओं के साथ खेला बल्कि उसकी इज्जत को भी तूने सरेआम बदनाम कर दिया। और फिर सलोनी ने गौरी का तीसरा और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि ये उस मासूम के लिए है जो इस दुनिया में आ ना सका। पर तुम्हें पता है इसमें भी भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि उसने जब तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य दिया था तो तूने भगवान के इस आशीर्वाद को भी अपने गंदे खेल का हिस्सा बना लिया, जिससे भगवान ने उस मासूम की जिंदगी को नर्क होने से बचा लिया और उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। और तभी सलोनी के बगल में कुणाल आकर के खड़ा हो गया और उसने पहले तो सलोनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया, फिर गौरी की तरफ देखते हुए कहा कि बचपन से लेकर के आज तक मैंने अपने भैया भाभी के हर उस बात को पत्थर की लकीर मानी है जो भी उन्होंने मुझे बताई है, पर आज मैं उनकी दी हुई एक सीख का अपमान करता हूँ, जिसके लिए वो हो सके तो मुझे माफ करें, पर मुझे ऐसा करने की कोई शर्मिंदगी नहीं है। और तभी कुणाल ने गौरी को एक थप्पड़ जोर से मारा जिससे गौरी के ओंठों से खून निकल आया। ये देख करके सब बहुत घबरा गए, क्योंकि कुणाल ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि गौरी भी उस थप्पड़ के बाद कांपने लगी थी। तभी कुणाल ने कहा कि तूने जो कुछ भी किया है मेरे साथ उसके लिए तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, पर तूने जो मेरे भैया भाभी के संस्कारों पर उंगली उठाई है उसके लिए तो मैं तेरी जान भी ले लूँ तो वो भी कम है। और क्या कहा तूने कि मैं और सलोनी बेवकूफ हैं? अरे बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ तो तू है जो अपनी देवी जैसी बहन को समझ ही नहीं पाई और हर वक्त बस उसके रंग का और अच्छाई का मजाक बनाती रही। पर फिर भी मैं तुझे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किया तूने जो तू मेरी जिंदगी में आई, क्योंकि तेरे आने के बाद ही मेरे रंगों के भेदभाव से
आंखें खुल गई, वरना मैं भी तेरी ही तरह काले और गोरे के बीच फर्क ही करता रहता और अपनी हीरे से जैसी पत्नी को खो देता। मुझे पता है सलोनी कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द और तकलीफ दी है और ना जाने मैंने तुमसे क्या क्या कहा है तुम्हारे रंग को लेकर के, पर तुमने एक बार भी मुझे पलट करके कुछ नहीं कहा। लेकिन सलोनी, तुम्हारे गुणों ने तुम्हें महान बना दिया। तुम्हारे गुणों को ही देखते हुए मैंने तुम्हें कोयल कहा। जैसे कोयल का रंग भी काला ही होता है, पर उसकी आवाज की मधुरता सबके दिलों में उसके लिए जगह बना ही देती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा रंग सांवला होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई और मधुरता हर किसी को बस तुम्हारा दीवाना बना देती है। और मैं धन्य हो गया हूँ सलोनी की मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की है, जिसे अपनी सुंदरता का घमंड नहीं बल्कि दिलों में सबके लिए अपनापन और सम्मान है। घर की एक अच्छी बहू होने का मतलब ये नहीं है कि वो लड़की देखने में सुंदर या रंग में गोरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज है जो बदलते वक्त के साथ साथ एक दिन बदल ही जाता है। बल्कि घर की बहू तो ऐसी होनी चाहिए जिसका रंग भले ही थोड़ा सांवला हो, पर उसका मन एकदम साफ हो, जो अपने ससुराल के हर एक छोटे बड़े सदस्य का दिल से अपना सके और अपने घर को प्यार की डोर से बांध करके रख सके। असली मायने में ऐसी ही बहू घर की असली बहू है और सुख शांति का कारण होती है। और फिर कुणाल ने सलोनी को सबके सामने गोद में उठाया और जोर से कहा कि मुझे घमंड है अपने भैया भाभी की पसंद पर, जिन्होंने चेहरे से खूबसूरत लड़की को नहीं बल्कि दिल से खूबसूरत लड़की को इस घर की सांवली बहू और मेरी सांवली सलोनी बनाया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।